तारीख 16 नवंबर 1991। बिहार का बाढ़ लोकसभा इलाका था। देश में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर थे, क्योंकि 1989 के बाद सिर्फ 2 सालों के भीतर देश में दूसरी बार चुनाव की नौबत आ गई थी। बिहार में वो ज़माना बूथ कैप्चरिंग का था। बाढ़ मोकामा का इलाका इस खेल में सबसे ज़्यादा बदनाम था, क्योंकि ये क्षेत्र बिहार के कई बड़े बाहुबलियों का गढ़ रहा है। वोटिंग के दिन एक बूथ पर गोलीबारी हो जाती है, जिसमें कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मौत हो जाती है और 4 लोग होते हैं घायल। इल्जाम लगे कि वहां के सिटिंग सांसद और जनता दल के उम्मीदवार ने खुद अपनी बंदूक से गोली चलाकर कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की थी। सांसद के साथ जनता दल के एक विधायक को भी इस हत्या में आरोपी बनाया गया। उस दौर में भी आरोपी का नाम बड़ा शॉकिंग था, और आज भी जब आप उस नाम को सुनेंगे तो कानों को थोड़ा कम भरोसा होगा, क्योंकि सांसद की गिनती राजनीति के कुछ एक साफ सुथरे चेहरों में होती है। आगे चलकर इन्हें बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का क्रेडिट दिया गया जब वो चीफ मिनिस्टर बने। इनका नाम था नीतीश कुमार, जिन्हें बिहार एक और नाम सुशासन बाबू के नाम से भी जानता है। आखिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार खुद एक मर्डर चार्ज में फंस गए? क्या थी उस केस की सच्चाई, और कैसे नीतीश कुमार के लिए वो मामला आजीवन एक अपमान की तरह चिपक गया? आज मगध साम्राज्य में कहानी इसी की। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबर गांव देख रहे हैं। 1989 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ से लोकसभा का चुनाव जीतकर नीतीश कुमार वीपी सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। मगर 23 अक्टूबर 1990 को रथ यात्रा के दौरान समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने जनता दल से अपना समर्थन वापस ले लिया। 7 नवंबर को वीपी सिंह के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया। 10 नवंबर को संसद में वोटिंग हुई और वीपी सिंह बहुमत से पिछड़ गए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। भाजपा के समर्थन वापस लेते ही जनता दल के सीनियर लीडर चंद्रशेखर सिंह ने अपने कुछ भरोसेमंद सांसदों को साथ लिया और वो जनता पार्टी से अलग हो गए। एक नई पार्टी बनाई उन्होंने, समाजवादी जनता पार्टी। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में 190 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने चंद्रशेखर को अपना समर्थन दिया, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया। जल्द ही इस गठबंधन में भी कलह दिखी। चंद्रशेखर स्वच्छंद होकर फैसले लेना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस उन पर लगातार अपना दबाव बनाकर रखती थी। इसी बीच चंद्रशेखर पर यह आरोप भी लगे कि वो राजीव गांधी की जासूसी करा रहे थे। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया फिर, और सरकार गिर गई। 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर ने इस्तीफा दिया, मगर फ्रेश इलेक्शन की घोषणा तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। जब दिल्ली में यह सब हो रहा था, तब बिहार में क्या हो रहा था? 1989 में राम लखन सिंह यादव को चुनाव हराने के बाद नीतीश कुमार दूसरी बार संसदीय चुनाव में अपना दांव आजमा रहे थे। राम लखन सिंह यादव को चुनाव हराने के बाद उनका राजनीतिक कद काफी बढ़ भी गया था। 1991 के चुनाव में उन्हें एक नए साथी फिर मिले, दिलीप सिंह, अनंत सिंह के बड़े भाई, लेकिन चर्चा में उनका दूसरा नाम ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, बड़े सरकार। इसीलिए अनंत सिंह छोटे सरकार कहलाते हैं। खैर, 1990 में जनता दल के टिकट पर जीतकर वो मोकामा से विधायक बने थे। दिलीप सिंह कभी जिन कांग्रेस नेता श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए ही बूथ लूटते थे, उन्हीं को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। 1991 के लोकसभा चुनाव में वो नीतीश कुमार के लिए सक्रिय रहे। दिलीप सिंह के पास साम दाम दंड भेद हर तरीके से चुनाव जिताने का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था, जो विधायक बनने के बाद वो लगातार आजमा रहे थे। 16 नवंबर 1991 को वोटिंग के दिन पंडारक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मध्य विद्यालय ढेबार में जनता दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हो गई झड़प। इस झड़प के दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें सीताराम सिंह नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। इसके अलावा सुरेश सिंह, चंद्रमौली सिंह, मन्नू सिंह और राम बाबू नाम के 4 कांग्रेस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल भी हुए। मृतक सीताराम सिंह के भाई राजा राम सिंह ने पुलिस को बयान दिया था कि दोपहर के 3 बजे जब वो और उनके भाई बूथ पर वोट देने गए, तो नीतीश कुमार और दिलीप सिंह अपने हथियारबंद गुट के साथ वहां पहुंचे।
अचानक नीतीश कुमार ने उनके भाई सीताराम सिंह पर गोली चलाई, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इसमें सीताराम सिंह के भाई और इन्फॉर्मेंट राजाराम सिंह, अशोक सिंह, इनके अलावा 4 और लोग घायल हुए। फिर नीतीश कुमार, दिलीप सिंह और उनके साथियों पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया। जैसे ही नीतीश कुमार को इस एफआईआर की जानकारी मिली, उन्होंने इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ को एक खत लिखा कि जबकि यह घटना है, उस वक्त वो नालंदा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ नालंदा में थे, यानी कि मैजिस्ट्रेट और एसपी के साथ थे, किसी दूसरे जिले में घटना के वक्त बाढ़ में थे ही नहीं। जांच के बाद 31 जनवरी 1993 को पुलिस ने कोर्ट के सामने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नीतीश कुमार और दुलारचंद यादव की इस पूरे केस में कोई संलिप्तता नहीं मिली। हालांकि पुलिस ने 3 और आरोपी दिलीप सिंह, योगेंद्र यादव और बौद्ध यादव के खिलाफ आरोप तो सही पाए, मगर दोष सिद्ध करने के लिए उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई। बाढ़ के एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इसके बाद इन्फॉर्मेंट को नोटिस भी जारी किया था। ये केस सालों साल चलता रहा। 5 अगस्त 2008 को एसीजेएम ने पुलिस के फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार किया। कोर्ट ने नीतीश कुमार और दुलारचंद यादव को छोड़कर दिलीप सिंह सहित बाकी दोनों आरोपियों पर आईपीसी 302, 307 और आर्म्स एक्ट के तहत केस चलाने और उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया, गिरफ्तारी का। इस तरह से नीतीश कुमार को इस केस से राहत मिल गई। 20 जनवरी 2009 को अशोक सिंह, जो कि सूचनाकर्ता नहीं थे, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ एक विरोध सह शिकायत याचिका दायर की, एक और पिटीशन लगाई। उसी दिन एसीजेएम कोर्ट ने इस शिकायत को एक मामले के रूप में दर्ज करने और जांच के उद्देश्य से इसे लिस्ट करने का हुक्म दिया। इसी तारीख को अशोक सिंह और एक और गवाह रामानंद सिंह का भी बयान दर्ज किया गया, मगर इसके बाद इनकी ओर से न तो कोई उपस्थिति दर्ज हुई और न ही कोई याचिका दायर की गई। इस बीच एक सह अभियुक्त योगेंद्र यादव ने पटना हाईकोर्ट में एसीजेएम के 5 अगस्त 2008 के फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट ने उन पर मुकदमा जारी रखने का आदेश दिया था। 22 अप्रैल 2009 को जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी ने इस केस के सूचनाकर्ता राजाराम सिंह को नोटिस जारी करते हुए एसीजेएम के समक्ष इस लंबित मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसके बावजूद एसीजेएम ने अपनी कार्यवाही जारी रखी। अंततः 31 अगस्त 2009 के अपने आदेश में नीतीश कुमार और एक अन्य सह अभियुक्त के खिलाफ उसी अपराध के लिए फिर से संज्ञान भी ले लिया। नीतीश कुमार के वकील ने हाईकोर्ट में इस याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये शिकायत याचिका 17 साल बाद दायर की गई, जिसका कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं गया कि क्यों ये डिले हुआ, वो भी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई जो इन्फॉर्मेंट भी नहीं है। इससे विरोध सह शिकायत याचिका दायर करने की नीयत और इरादे पर सवाल उठते हैं। वकील ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने 2005 के अंत में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और इस प्रकार बस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते ऐसी याचिका लगाई गई है, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से। वकील ने पूछा कि इस बात का कोई स्पष्टीकरण तो नहीं है कि यदि पुलिस अधिकारी ने विपक्षी पक्ष का बयान दर्ज नहीं किया था या यदि इसे गलत तरीके से दर्ज किया था तो उन्होंने पहले अदालत का रुख क्यों नहीं किया। अब ये लॉजिक सही भी था कि अगर पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी या पुलिस ने मामला ठीक से नहीं लिखा तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट 1993 में कोर्ट के समक्ष पेश कर दी थी, तब इसे कंटेस्ट नहीं किया गया। वकील ने कहा कि विरोध सह शिकायत याचिका दायर करने वाला व्यक्ति अशोक सिंह ना तो सूचना करता था और ना ही मौके पर मौजूद था। फिर भी उसने कहा कि वो उस वक्त घटना में घायल हुआ था। उसका यह बयान ही याचिका को खारिज करने का एक ठोस और वैध आधार मान लिया गया। वकील ने अदालत का ध्यान सूचनाकर्ता राजाराम सिंह और कथित घायल व्यक्तियों रामबाबू, सुरेश सिंह और चंद्रमौलू सिंह द्वारा निचली अदालत में दायर हलफनामों की ओर भी आकृष्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ उनकी कोई शिकायत नहीं थी। एसीजेएम के समक्ष 1 अगस्त 2008 को दायर हलफनामे में उन्होंने कहा था कि वो पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से पूरी तरह अवगत थे, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत या किसी अधिकारी के समक्ष कोई विरोध दर्ज नहीं किया। उन लोगों का कहना था कि इस अपराध के अपराधी दिलीप सिंह थे, जिनकी मौत हो चुकी है, और किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ उनकी कोई शिकायत नहीं। इसके अलावा उनका कहना था कि इस मामले को अब वो आगे नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि भगवान ने उनके भाई को मारने वाले व्यक्ति को दंडित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि घटना के बाद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और लोगों ने राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए उनका फायदा भी उठाया। इस तरह राम बाबू ने भी हलफनामे में कहा कि दिलीप सिंह ने अपराध किया था और उन्हें भी चोट पहुंचाई थी और उन्होंने पुलिस के सामने केवल उनका ही नाम लिखा था। उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी मौसम में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण अन्य निर्दोष व्यक्तियों को इस मामले में घसीटा गया। नीतीश कुमार की तरफ हिंट है और सच्चाई यह थी
कि न वो घटनास्थल पर मौजूद थे और न ही उन्होंने अपराध किया था। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे उन्हें पता चला कि इस मामले में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया गया है, उन्होंने हलफनामा प्रस्तुत किया क्योंकि वो स्वयं एक चश्मदीद गवाह थे जो घायल भी हुए। बाकी दोनों घायल सुरेश सिंह और चंद्रमौली सिंह ने भी यही हलफनामा पेश किया था। नीतीश कुमार के वकील ने कहा कि विडंबना यह है कि विरोध सह शिकायत मामले में इन्वेस्टिगेट किए गए गवाह अर्थात रामानंद सिंह और जितेंद्र पासवान का नाम न तो एफआईआर में कहीं दर्ज था और न ही पुलिस द्वारा सीआरपीसी 161 के तहत उनके बयान दर्ज किए गए। 20 जनवरी 2009 को रामानंद सिंह ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मामले में उन्हें गोपाल और अमरीश नाम के 2 लोगों के इशारे पर और धन के लालच में गवाही दिलाई गई और इसके लिए उन्हें भारी आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। वकील ने कहा कि एक महत्वपूर्ण और तथ्यात्मक पहलू जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो ये है कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट नालंदा सहबाड़ संसदीय क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और तत्कालीन एसपी नालंदा ने धारा 161 के तहत पुलिस को बयान दिया था। तब के डीएम नालंदा ने कहा था कि उस दिन नीतीश कुमार ने दोपहर 12 से 12:30 के बीच उनसे मुलाकात की थी और इसके बाद बिहार शरीफ की ओर वो चले गए थे और ये भी कि उन्होंने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नालंदा से बिहार शरीफ में दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच मुलाकात भी की थी। तब के पुलिस अधीक्षक नालंदा ने भी अपने बयान में कहा था कि दोपहर 2:30 से 2:45 के बीच उन्होंने बिहार शरीफ में हॉस्पिटल टर्निंग के पास नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और मतदान के पूरे समय नीतीश कुमार नालंदा में ही घूम रहे थे। निचली अदालत ने पंडारक केस में सूचनाकर्ता को पुलिस की अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी 1993 पर कोई आपत्ति दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय दिया था। फैसले के दिन 5 अगस्त 2008 का निर्धारित किया गया था और उससे पहले भी सूचनाकर्ता राजा राम सिंह को इस बारे में सूचित किया गया था। उस तारीख को अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद केवल दिलीप सिंह, योगेंद्र यादव और बौद्धू यादव के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को निचली अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। पटना हाईकोर्ट ने भी इन सारे तर्कों पर विचार किया। पूछा कि धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट को मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने से पहले अपराध का संज्ञान लेना आवश्यक था क्या? अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी अपराध का संज्ञान केवल एक बार लिया जा सकता है। यदि कोई मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है और फिर मामले को सत्र न्यायालय में सौंपता है तो अपराध का नया संज्ञान लेने और इसके बाद समन जारी करने का प्रश्न कानून के हिसाब से अनुरूप नहीं है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने एसीजेएम की कार्रवाई को अवमाननापूर्ण भी माना क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि 31 अगस्त 2009 को नीतीश कुमार और एक अन्य अभियुक्त के खिलाफ एसीजेएम ने संज्ञान लिया, जबकि पटना उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने 22 अप्रैल 2009 को एक स्थगन आदेश जारी किया था। इस स्थगन आदेश ने स्पष्ट रूप से इस मामले में आगे की कार्रवाई को रोक दिया था। हाई कोर्ट ने एसीजेएम के कार्यों को क्षेत्राधिकार का गंभीर उल्लंघन और अवमाननापूर्ण माना। हाईकोर्ट ने एसीजेएम की आलोचना की क्योंकि उन्होंने अशोक सिंह द्वारा दायर विरोध सह शिकायत याचिका पर विचार किया जो न तो मामले में सूचनाकर्ता थे और न ही चश्मदीद गवाह। उच्च न्यायालय ने माना कि केवल सूचनाकर्ता यानी कि राजा राम सिंह को ही पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर करने का कानूनी अधिकार था। एसीजेएम का अशोक सिंह की याचिका के आधार पर संज्ञान लेने का निर्णय कानून के तहत अनुमेय नहीं माना गया। हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार की याचिका को स्वीकार किया और पटना हाईकोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने एसीजेएम बाढ़ की अदालत में 28 साल से लंबित इस मामले को रद्द करते हुए 15 मार्च 2019 को अपना फैसला सुनाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस आरोप से बरी कर दिया। तो इसी के साथ मगध साम्राज्य की हमारी ये सीरीज पूरी होती है, लेकिन बिहार पर हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अब बिहार में आपको हमारी फील्ड रिपोर्टिंग टीम्स का काम देखने को मिलेगा। हमारी 2 टीम्स वहाँ तैनात हैं, लगातार वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए भेज रही हैं। हमें कहाँ आकर आपसे बात करनी चाहिए, किन मुद्दों को उठाना चाहिए, उसे लेकर यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो इस जानकारी पर, इस ईमेल आईडी पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आएंगे और आपसे ज़रूर मिलेंगे और आपके मुद्दों को भी अपनी फील्ड रिपोर्टिंग में ज़रूर जगह देंगे। इस एपिसोड को मगध साम्राज्य के ऋषिकेश ने लिखा था और निवेदिता ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।